मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में गुरुवार को विधानसभा चुनाव पहले चरण में छुटपुट हिंसा के साथ संपन्न हो गया। सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बीच छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ममता दीदी अब टाटा बाय बाय होने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जनता बदलाव चाहती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। पहले चरण के मतदान प्रतिशत और रुझानों पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों का जो वोट दिख रहा है और सवेरे से जो वोटिंग का ट्रेंड है वो बहुत स्पष्ट और साफ है कि पश्चिम बंगाल से ममता दीदी का टाटा बाय बाय होने वाला है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने वाला है। पश्चिम बंगाल में सुशासन आने वाला है। पश्चिम बंगाल के बेटियों को, माताओं को सुरक्षा मिलने वाली है, उनकी सशक्तिकरण होने वाला है। पश्चिम बंगाल के नौजवानों के सपने साकार होने वाले हैं। ये स्पष्ट रूप से आज के मतदान से दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने वाला है, दीदी का राज जाने वाला है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। बस्तर में नक्सली नेटवर्क को तोड़ने के लिए सरकार ने 7 संगठनों पर प्रतिबंध को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत की गई है। सरकार का दावा है कि ये संगठन माओवादी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। लेकिन इस फैसले ने अब नया विवाद खड़ा कर दिया है। बस्तर से लेकर बिलासपुर तक राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि इन संगठनों के खिलाफ क्या ठोस सबूत मिले हैं। उनका कहना है कि अगर कोई संगठन अपने अधिकारों की आवाज उठाता है तो उसे नक्सल समर्थक कहना गलत है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह भी मांग उठाई है कि अगर बस्तर सच में नक्सल मुक्त हो गया है तो नेताओं की Z+ सुरक्षा भी खत्म कर देनी चाहिए। बताइए कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार जो है लगातार नक्सलवाद बंद हो गया बोल रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय संगठनों जो 7 संगठन है बस्तर को उनको बैन किया गया, कैसे देखते हैं क्या राजनीति? देखिए, सरकार का एक तरफ दावा है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया, लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि सशस्त्र नक्सल वो समाप्त हो गया। जो विचारधारा है नक्सल, उसको जो पोषित करने वाले, पालने वाले जन संगठन है, उनके ऊपर अब सरकार ने अटैक किया है। सरकार को ये चाहिए कि अगर नक्सल मुक्त हो गया है और इन संगठनों पर बैन किया जा रहा है तो उसके कारण भी सार्वजनिक करने चाहिए कि आखिर ये संगठन किस तरह से संविधान को और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जनता के बीच में काम करने के संगठन होते हैं, वो प्रशासन के पास ही जाते हैं, शासन के पास ही जाते हैं। अधिकारियों के द्वारा अगर जनता का काम नहीं किया जाएगा तो अपनी आवाज उठाते हैं। तो आवाज उठाने को अगर नक्सल की आवाज माना जाएगा, ये विचारधारा अच्छी नहीं है। सरकार को बैन के साथ ही साथ वो पेपर सार्वजनिक करने चाहिए, वो कारण सार्वजनिक करने चाहिए जो इनपुट उनको मिले हैं और ये किन गतिविधियों में शामिल है, ये जानने का अधिकार जनता को भी है। क्या लगता है राजनीतिक दबाव के चक्कर किया गया कि उन लोग क्षेत्रीय मुद्दे अपने बना रहे हैं और बीजेपी लगातार अडानीगढ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनका विरोध न हुई, सब कारण हो सकता है क्या? निश्चित रूप से लगातार ये आशंका बस्तर को लेकर प्रकट की जा रही है कि नक्सल मुक्त तो हो गया, रेड कारपेट तो आपने हटा दिया, अब जो रेड कारपेट आप बिछा रहे हैं वो किसके लिए? और सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी अपने खनिज संसाधन को सौंपने के लिए अपने औद्योगिक मित्रों का सहारा लेती है और उनको देती है। और अभी आपने देखा होगा, ये तो जन संगठन थे, उनके ऊपर बैन लगाने के बाद अब तो कर्मचारी संगठन, अधिकारियों कर्मचारियों को ये आदेश आ गया है कि आप छुट्टी नहीं दे सकते, उन पर बैन लग गया। आप किसी सभा, समिति और संघ के मेंबर नहीं बन सकते। कर्मचारी संगठन में अगर कोई रहेगा नहीं तो कर्मचारियों की आवाज क्यों उठाएगा? ये सरकार डरपोक सरकार है। ये सरकार हर उस आवाज से डरती है जो सरकार से सवाल पूछते हैं, तो सवाल पूछने वालों को बैन लगाने का काम किया जा रहा है। जी बताएंगे भी कि राज्य सरकार जो है नक्सल मुक्त हो गया बोल रहे हैं, लेकिन अभी जिसे देखा जा रहा है कि बस्तर का जो संगठन चल रहा है 5, उसको जो है बैन कर दिया गया 7 को, क्या कैसे देखते हैं उसको? क्या हम उसको ऐसे देखते हैं कि अभी नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है। यदि नक्सलवाद खत्म हो जा रहा था तो फिर ये संगठन कहाँ से आ गए?
जिसको बैन लगा रही है। इससे साबित होता है कि नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है। दूसरी चीज ये है कि नक्सलवाद खत्म हो गया है करके भी सदन में बोल रहे हैं दिल्ली के गृह मंत्री जी, और दूसरे तरफ वहाँ फोर्स जो है साल भर तक रहेगी बोल रहे हैं। तो यदि नक्सलवाद सही में खत्म हो गया है तो वहाँ के सारे नेताओं के जो है सुरक्षा जो है हटाया जाए। वहाँ के जो भी विधायक सांसद है उनको जो सुरक्षा दिया गया है Z+Y+ जो भी, वो सबको हटाया जाए और बिना सुरक्षा के मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री वहाँ बस्तर में जाके घूमे, तब हम मानेंगे कि नक्सलवाद खत्म हो गया है। और दूसरी बात, आप खुद बता रहे हैं कि 5-7 संगठनों पे बैन लगाए हैं, तो ये इससे साबित होता है कि नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है। बताया जाता है कि उन्हीं से उन लोग को ट्रेनिंग मिल करके आगे उन लोग माओवाद में जो है संरक्षण करते थे, माओवाद में जाकर के भर्ती करते थे, सब संरक्षण, ये सब संगठन के चलते। पहली बात तो वही सब तय है कि जो है नक्सलवाद कोई खत्म हुआ नहीं है। और दूसरा जो है नक्सलवाद के नाम पे वहाँ पे भोले भाले आदिवासियों को जो है मारा जाता है, जो आवाज उठाते हैं उनको नक्सली घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार जो सरकार जो है, जो क्षेत्रीय संगठन है अपने क्षेत्र के लड़ाई के लिए, अभी आने वाला समय में वहाँ खदान वदान भी कई प्रकार की खुलने वाली है, तो क्षेत्र के जो वहाँ के जनप्रतिनिधि है और जो संगठन के लोग अपने क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर के उठाते, तो उसको कमजोर करने के लिए क्या कुछ राजनीति दबाव के चक्कर में सब किया जा रहा है? ये सब वही है कि ताकि कोई संगठन ही खड़ा मत हो डर में, और हम मनमानी करें, जो भी वहाँ पे करना है उसका कोई विरोध, कोई नागरिक संगठन बनाकर विरोध नहीं कर सके, इसलिए सब किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुशासन तिहार को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार इस आंदोलन को जनता से सीधे संवाद और समस्याओं के त्वरित समाधान का माध्यम बता रही है, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे महज एक राजनीतिक शो और अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास बता रही है। बता दें कि साय सरकार सुशासन तिहार 2026 की शुरुआत 1 मई से करने जा रही है। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में शासन प्रशासन को जनता के और करीब लाना है। जहां एक ओर बीजेपी सरकार सुशासन तिहार की सफलता के दावे कर रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे कुशासन का प्रतीक बताते हुए तीखा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। बघेल का आरोप है कि सुशासन तिहार केवल एक दिखावा है और राजनीतिक शो है, जिसका उद्देश्य जनता के बीच झूठा प्रभाव पैदा करना है। आप सुशासन त्यौहार, कभी राशन त्यौहार, कभी बिजली त्यौहार, कभी फलाने त्यौहार, यही मनाते हैं जो त्यौहार कभी होता नहीं है। बिजली आप दे नहीं पा रहे हैं, राशन आप बांट नहीं पा रहे हैं, राशन कार्ड के नाम कट रहे हैं, बिजली बिल मनमाने आ रहा है, तो है ना, गौठान में आप शराब भट्टी खोल रहे हो, धान की जगह आप गांजा और उसके बाद अफीम। और फिर अब ईडी वाले उस केस को तब हैंड ओवर ले रहे, टेक ओवर कर रहा है, क्योंकि जो अफीम की खेती के तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ है। तो ये ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो ईडी की गठन किया गया है। और हमारे सुशील आनंद शुक्ला जी कल आंकड़े भी जारी किए, कोयला वसूल कर रहे हैं, रेटिंग वसूल कर रहे हैं, सीमेंट वसूल कर रहे हैं, डिमांड है नहीं, सीमेंट का भाव मनमाने बढ़ रहा है, जहां तो जा ही नहीं पा रहा है। देश में जनगणना की तैयारी तेज हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर उपचुनाव से पहले बिलासपुर में सियासी पारा चढ़ गया है। मामला नगर निगम के तारबहार स्थित वार्ड नंबर 29 संजय गांधी नगर का है, जहां मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस वार्ड में उपचुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अंतिम मतदाता सूची से करीब 180 लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी का कहना है कि यह सीधे तौर पर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। कांग्रेस नेताओं ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंप दी है। उनका साफ कहना है कि अगर हटाए गए सभी नामों को दोबारा नहीं जोड़ा गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चौंकाने वाली बात यह भी है कि पूर्व पार्षद शेख असलम के बेटे का नाम भी सूची से गायब कर दिया गया है, जिससे विवाद और गहरा गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये प्रशासनिक चूक है या सियासी खेल। फिलहाल सबकी नज़र प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। जी बताएंगे, आपका नाम कटा बताया जा रहा है, क्या मामला बताएंगे, किस लिए आए हुए हाथी का? जी वार्ड नंबर 29 संजय गांधी नगर तारबहार में अभी उपचुनाव होना है,
तो एसआईआर के बाद जो विधानसभा वार की जो लिस्ट होती है उसमें जो बूथ है, बूथ नंबर 201 और जो नगर निगम के चुनाव में जो फाइनल लिस्ट आई है वार्ड नंबर 29 की, उसमें भाग संख्या 6 रहेगा वो, जिसमें लगभग जो कांग्रेस प्रत्याशी रहे थे, जो शेख असलम साहब, जो मेरे स्वर्गीय पिताजी भी है, उनके परिवार का और उधर के आगे के जितने भी लोग हैं पड़ोसियों वगैरह का, उनका करीब 180 नाम त्रुटिपूर्वक हो या चाहे जैसा भी हो वो काटा जा चुका है, जिसमें एक स्वयं मेरा भी नाम है। चूँकि मेरे पिताजी अभी खुद वहाँ से जीते हुए थे, पार्षद प्रत्याशी थे, जिनके निधन के बाद ही उपचुनाव हो रहा है, तो मेरा नाम भी कट जाना उसमें एक सवाल खड़े करने वाला बात है। तो हम लोगों ने अपना कांग्रेस कमेटी पर इस पर विचार करने पे बात किया, तो हम लोगों ने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, तो उसमें कार्रवाई होने की। ठीक, अपना परिचय देंगे। शेख मोहम्मद आजम, वार्ड नंबर 29। क्या है? देखिए, संजय गांधी नगर वार्ड है, वार्ड क्रमांक 29 तारबहार, और संजोग से वहाँ बाई इलेक्शन भी होना है। अभी एसआईआर की प्रक्रिया हुई। एसआईआर की प्रक्रिया में जो प्रारंभिक लिस्ट आई थी एसआईआर की, उसमें जिन लोगों के नाम थे, जिनका सरल क्रमांक भी हमने कलेक्टर साहब को दिया है, उस एसआईआर की प्रक्रिया में नाम थे 2025 के में उनका नाम था, उन्होंने वोट डाला है। उसके बाद अभी जो फाइनल लिस्ट आती है, जो फाइनल चुनाव की निर्वाचन की जो मतदाता सूची आती है, उस सूची में 181 लोगों का नाम काट दिया जाता है, और वो एक ही बूथ से हैं, लगभग एक बूथ से हैं। 181 मतदाताओं का एक साथ नाम कटना बहुत ही दुखद है, और ये बहुत घोर लापरवाही हम लोग इसको मानते हैं। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि सबसे पहले तो तत्काल इनका नाम जोड़ा जाए, क्योंकि ये लोग वहीं रहते हैं। एसडीएम साहब से हमने बात की, उन्होंने बोला मैंने भी फिजिकली चेक कराया है, सारे लोग ठीक है, हमने आवेदन भी किया है, और हमने आज ज्ञापन दिया है कि नाम किसी भी स्थिति में जोड़ा जाए, सारे लोग जेन्युइन है, जेन्युइन मतदाता है। क्या आश्वासन मिला अभी? कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो पूरा नाम जोड़ा जाएगा। और हमने बोला कि भाई जिसने जो भी वहाँ बीएलओज थे आपके, जो भी काम किए हैं, उनकी भी जानकारी लेनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, कैसे इन्होंने नाम काट दिए, और स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर बूथ से कैसे ये नाम कट रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी उन परिस्थितियों में जब वहाँ बाई इलेक्शन होना है, 1-2 महीने के अंदर वहाँ उपचुनाव होने हैं। क्या लगता है कोई राजनीतिक है क्या इसमें? हो सकता है राजनीतिक द्वेष हो, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, हो सकता है राजनीतिक द्वेष हो, लेकिन चूंकि हमारा उद्देश्य सबसे पहले उन मतदाताओं को मत का अधिकार दिलाना है, वो वोट डालें, वोट डाल पाए। और ऐसा नहीं है, मैं आपको एक नाम इसमें बता दूं, एक नाम इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं उनके बेटे का भी एक नाम है, और बाकी सारे नाम जो है और वहीं के लोगों के नाम है। 181 नाम का कटना एक बूथ से बहुत अभी यहाँ उपचुनाव है तो इसका देखा जा रहा है, क्या लगता है इसी प्रकार पूरे फिर सभी जगह होंगे, हो सकता है? देखिए, इसको लेकर के जब हमारे सामने ये लिस्ट आई है, इसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं, और जिला कांग्रेस कमेटी शहर बहुत जल्द एक टीम बनाने वाली है, जो जा करके पूरे वार्डों में इस बात को देखेगी कि कहाँ कहाँ इस तरह से नाम कटे हैं, क्योंकि हम चुनाव आने का इंतजार नहीं करेंगे, और इस तरह से एक एक वोट को फिर से, क्योंकि हमारे बीएलएस ने काम किया, लेकिन जो फाइनल सूची है एसआईआर वाली जो एक सूची आई, और बाद में अगर नाम कट जा रहा है, तो ये बहुत देखने का और जांच करने का विषय है। उपचुनाव पहले अगर नाम नहीं जोड़ते तो कांग्रेस आगे क्या? हर हाल में हमको प्रशासन को नाम जोड़ना होगा, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। ये नाम जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारे जेन्युइन नाम है। बिलासपुर में और विशेषकर रायपुर के आसपास क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर खाद की भारी कमी और कालाबाजारी का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी सोसाइटियों में डीएपी और यूरिया खाद नहीं मिल रही है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने खाद की उपलब्धता को लेकर स्पष्ट बयान दिया है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सोसाइटियों में किसानों की मांग के अनुसार खाद और बीज का पर्याप्त भंडारण किए जाने की बात उन्होंने कही है। जानकारियां दे रहे हैं कि आपको खाद नहीं मिलने वाला है, दुष्प्रचार हो रहा है। कांग्रेस तो इस तरह से बात कर रही है जैसे वो खाद की चोरी इन्होंने कर लिया। खाद नहीं मिलने वाला, तो इसमें उनके लिए मुद्दा मिल रहा है, जबकि होना ये चाहिए किसानों की समस्या के लिए साथ में रहना चाहिए। खाद नहीं मिल रहा है तो हमारे वजह से नहीं मिल रहा है,
अरे वैश्विक समस्या पड़ा है, कुछ खादों की दिक्कतें हो सकती हैं, फिर भी उसका विकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उसका विकल्प ही ढूंढ करके रखा हुआ है। किसी भी किसान को निराश होने की बात नहीं है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की सरकार किसानों के हित में आज चट्टान की तरह खड़ी है। उर्वरकों छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा एक बड़ा फैसला और फिर उसी फैसले पर 24 घंटे में यू टर्न, इस मुद्दे ने सियासत को गरमा दिया है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ ने हाल ही में आदेश जारी कर कहा था कि कोई भी शासकीय जी वो कांग्रेस सरकार जो है छत्तीसगढ़ शासन जो है आदेश जारी किया संगठन कर्मचारी या कोई पद से राजनीतिक दल नहीं या जुड़ किसी सकेगा। कानूनी तरह के यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन नहीं, में देखिए शामिल वो होने पर सरकार भी ने रोक कल लगा सामान्य दी गई प्रशासन थी। विभाग जेडी ने इस एक आदेश के आदेश जारी किया होते था ही कर्मचारी कि संगठनों कोई भी और शासकीय राजनीतिक कर्मचारी दलों वो ने छत्तीसगढ़ इसका सिविल सेवा कड़ा आचरण विरोध शुरू कर अधिनियम दिया का था। बिलासपुर में उल्लेख भी इसको करते हुए लेकर उन्होंने कहा था कि सियासत कोई तेज भी हो गई है। राजनीतिक उसमें कांग्रेस भाग नहीं लेना के है, प्रदेश प्रवक्ता है ना, अभय नारायण किसी भी राय ने इसे राजनीतिक दल का सरकार की सदस्य नहीं होना है। तानाशाही बताया है। तो ये वहीं छत्तीसगढ़ के सारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी ये सब फेडरेशन के जानते हैं। प्रदेश ये अध्यक्ष सिविल सेवा आचरण रोहित तिवारी अधिनियम ने का हम लोग भी उल्लेख इस करते हैं, आदेश का परंतु विरोध उसमें एक करते कंडिका जो हुए थी इसे कर्मचारी उस पे आपत्ति अधिकारों उठी के थी खिलाफ बताया। कि कोई लगातार भी बढ़ते अन्य विरोध के शासकीय बीच सरकार को संगठन, झुकना पड़ा और 24 अन्य घंटे शासकीय के भाई भीतर कर्मचारी ही इस संगठन विवादित आज की आदेश डेट पे को वापस ले लिया छत्तीसगढ़ में गया। मान्यता प्राप्त अब इस पूरे घटनाक्रम के 30-35 बाद संगठन सवाल तो उठ मान्यता रहा है प्राप्त कि है। क्या रजिस्टर्ड बिना बॉडी की तैयारी बात के लिए करेंगे गए फैसले तो 100-150 सरकार से की ज्यादा किरकिरी का कारण कर्मचारी बन रहे हैं। संगठन जी वो कांग्रेस सरकार जो है छत्तीसगढ़ शासन जो है आदेश जारी किया था कि कर्मचारी कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी धर्मावलंबी तरह क्या है बताएंगे इस बारे में। नहीं, देखिए वो सरकार ने कल सामान्य प्रशासन विभाग जेडी ने एक आदेश जारी किया था कि कोई भी शासकीय कर्मचारी, वो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण अधिनियम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था कि कोई भी राजनीतिक उसमें भाग नहीं लेना है ना, किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना है। तो ये छत्तीसगढ़ के सारे कर्मचारी अधिकारी ये सब जानते हैं। ये सिविल सेवा आचरण अधिनियम का हम लोग उल्लेख करते हैं, परंतु उसमें एक कंडिका जो थी उस पर आपत्ति उठी थी कि कोई भी अन्य शासकीय संगठन, तो अन्य शासकीय भाई कर्मचारी संगठन आज की डेट पे छत्तीसगढ़ में मान्यता प्राप्त 30-35 संगठन तो मान्यता प्राप्त है और रजिस्टर्ड बॉडी की बात करेंगे तो 100-150 से ज्यादा कर्मचारी संगठन रजिस्टर्ड है। तो ये कर्मचारियों के हाथ काटने जैसा आदेश था कि हम अपने अधिकारों के लिए अपने संगठन के पास नहीं जा सकते। उसका हम लोगों ने एक विरोध किया और बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका विरोध हुआ और हमारी बात सरकार ने सुनी और उस कंडिका को और हटाते हुए साथ ही साथ उस आदेश को भी अभी निरस्त कर दिया है शासन ने, जिसका हम स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार कर्मचारियों का जो है अपने संगठन के माध्यम से हड़ताल, धरना प्रदर्शन, ये लोकतांत्रिक अधिकार है और ये निश्चित मान के चले किसी न किसी संगठन के माध्यम से ही होता है। और सरकार यदि बोलेगी कि संगठन के आप सदस्य नहीं बन सकते या अनुमति लेना पड़ेगा उसके लिए, तो ये उचित नहीं था और सरकार ने ये बात समझी और आदेश को निरस्त किया, जिसका हम स्वागत करते हैं। तो क्या लगता है अभी पूरा बंद कर दिया कि आगे चलकर फिर इस पे कोई सरकार? नहीं, देखिए क्या है, प्रजातंत्र है, संविधान से सरकार भी चलती है, संविधान से लोकतंत्र भी चलता है। हम लोग सारे सब संविधान से बंधे हुए हैं, है ना। तो ऐसा असंवैधानिक आदेश सरकार नहीं निकालेगी। क्यों? क्योंकि इससे तो पूरी तरह से एक हिसाब से लोकतंत्र की हत्या है ना। जब एक कर्मचारी, अपने शासकीय कर्मचारी अपनी बात सरकार से नहीं कह पाएगा तो आम जनता, आम नागरिक क्या कहेगा, है ना। तो ये असंवैधानिक वो था, आदेश था, सरकार ने निरस्त किया और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसा कोई तुगलकी फरमान सरकार नहीं जारी करेगी। संगठन थे उनके ऊपर बैन लगाने के बाद अब तो कर्मचारी संगठन अधिकारी और कर्मचारियों को ये आदेश आ गया है कि आप छुट्टी नहीं दे सकते, उन पे बैन लग गया। आप किसी सभा, समिति और संघ के मेंबर नहीं बन सकते। कर्मचारी संगठन में अगर कोई रहेगा नहीं तो कर्मचारी जवाब क्यों उठाएगा? ये सरकार डरपोक सरकार है। ये सरकार हर उस आवाज से डरती है जो सरकार से सवाल पूछते हैं, तो सवाल पूछने वालों को बैन लगाने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वर्तमान समय में एक आदेश जारी किया गया था, जिसको लेकर के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के और अन्य संघों के तमाम पदाधिकारियों में एक चिंता की लहर व्यक्त हो गई थी। ये नियम था छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों को लेकर के, जिसमें कोई भी कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी पदाधिकारी यदि किसी भी प्रकार के संघ के गतिविधियों में पदाधिकारी या सामाजिक संस्थाओं में कोई पदाधिकारी बनते हैं तो उनमें सिविल सेवा आचरण नियम का
हवाला देते हुए उस पर कार्रवाई करने की बात की गई थी। ऐसे समय में जब कर्मचारी जो हैं सामाजिक काम या कर्मचारी संघों के पदाधिकारी बनते हैं तो कर्मचारी हित की बात शासन तक पहुंचाते हैं, और ऐसे शासन के आदेश आने से निश्चित रूप से कर्मचारियों की बात कौन पहुंचाएगा, कैसे बातचीत होगी, हड़ताल और तमाम विषयों को लेकर के एक चिंता की लहर बनी थी। इस विषय को लेकर के आदरणीय कमल वर्मा जी के द्वारा पहल की गई और पहल का नतीजा ये होगा कि 24 घंटे के अंदर शासन ने आदेश को पुनः रद्द किया है और इससे कर्मचारियों में पुनः एक हर्ष का वातावरण व्याप्त हुआ है। निश्चित रूप से आप ये समझिए कि जब भी यदि कोई भी कर्मचारियों को बोलने की स्वतंत्रता में अगर कहीं भी बाधा पहुंचती है या सामाजिक कार्यों में या संघों की जो कर्मचारी हित की काम करते हैं अगर कोई तकलीफ होती है तो निश्चित रूप से एक कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक अवरोध उत्पन्न होता है। तो हमारा शासन से अपील है कि कर्मचारी संघों की जो मांगे हैं यदि शासन तक हम नहीं पहुंचाएंगे, कर्मचारी अगर पदाधिकारी नहीं पहुंचाएगा तो कौन पहुंचाएगा। और हम इस बात का भी शासन का समर्थन करते हैं कि कोई भी कर्मचारी या कर्मचारी जो हमारे साथी पदाधिकारी हैं किसी भी तरीके से राजनीतिक के पदों पर न जाएं, राजनीतिक से दूर रहें और हमारे जो शासन के हित के काम हैं उनको निरंतर आबाद गति से करते हुए शासन के जन कल्याणी काम को करके हम शासन के साथ देना चाहते हैं। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम रिसदा में मंगलवार दोपहर एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। पत्नी के चरित्र पर संदेह करने वाले पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी स्वयं पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार ग्राम रिसदा बस्ती पारा निवासी जीवन नोरगे मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे अपनी पत्नी सरस्वती नोगरे के पास गया और कुल्हाड़ी से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में सरस्वती की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी जीवन नोरगे के खिलाफ धारा 103(1) BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सर, अपराधियों पर नकल करते हुए कल देर रात ये बता दीजिए कि 70 से ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया, किस प्रकार की पूरा मामला था? जी हाँ, कल सेंट्रल जोन में पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के द्वारा एक कॉम्बिंग गश्त चलाया गया था जिसमें पूरी रात कार्यवाहियाँ की गई। रात के 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगभग 200 के आसपास जवान और अधिकारी मिलकर अलग अलग क्षेत्रों की कॉम्बिंग गश्त किए हैं। इसमें विभिन्न वारंटियों को पकड़ा गया है जिसमें स्थायी और गिरफ्तारी वारंटी के जो आरोपी हैं उनको पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही जो आदतन चाकूबाज और नशाखोरी के जो आरोपी हैं उनकी चेकिंग की गई है। गुंडा बदमाश और निगरानी बदमाशों की चेकिंग की गई है। साथ ही मौके पर एक कुछ मात्रा में गांजा भी बरामद हुई थी जिस पर NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। तो पूरी तरह से एक कॉम्बिंग गश्त काइंड ऑफ अपराधियों में एक डर और भय पैदा करने के लिए किया गया था और आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। छत्तीसगढ़ की अहम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV।